हमने 8 किलोमीटर्स पैदल वहाँ पे बाय फुट हमने वो जर्नी पूरी की। और वहाँ पे कोई शेल्टर्स प्रोवाइडेड नहीं थे, माइनस का टेम्परेचर था, टॉयलेट्स नहीं थे, खाने पीने की प्रॉब्लम थी। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग का आज 7वां दिन है। अभी तक 17,000 भारतीयों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। वहीं हापुड़ के आर्यनगर निवासी आकाश भी स्वदेश वापस लौट चुके हैं, जिन्होंने यूक्रेन के हालातों को बयां किया। हापुड़ का बेटा आकाश डागर यूक्रेन में फंसा हुआ था। आखिर किस तरह का मंजर था यूक्रेन में और किस तरह आकाश डागर हापुड़ पहुंचे मंगलवार की शाम 7 बजे, हमारे साथ बात करने के लिए आकाश इस समय मौजूद हैं। आकाश, आप पहुंचे, एमबीबीएस 4th ईयर के आप छात्र हैं, यूक्रेन से आप पढ़ाई कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, जिस दिन पहला दिन जब हमला हुआ यूक्रेन पर, तो क्या कुछ कंडीशन थी और आप किस सिटी में थे यूक्रेन की जहां पर आप फंसे हुए थे? तो मैं 24 को पहला अटैक हुआ। मैं उस टाइम पे इवानो फ्रांकिस अपनी यूनिवर्सिटी वाली सिटी में ही था। और जो पहला स्ट्राइक हुआ वो मॉर्निंग अराउंड 5 AM के टाइम पे हुआ। और मेरी ट्रेन थी जो कि एयरपोर्ट जा रही थी, मेरी फ़्लाइट थी नेक्स्ट डे दिल्ली के लिए। तो तभी मुझे पता चला कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, ट्रेन रुक गई हैं, बसेस ट्रांसपोर्टेशन सारा रुक गया है। और साइबर अटैक्स हुए रेगुलरली। तो ATMs में पैसा कैश ख़त्म हो गया था। और हम लोगों को बताया गया कि शायद ब्लैकआउट हो सकता है, और मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट हो गया था उसी दिन। तो उस दिन मुझे लगा कि हाँ मैं फंस चुका हूँ। और हमें फिर एम्बेसी की एडवाइजरी आई कि हमें नियरेस्ट बॉर्डर जाना है। तो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे कि आगे क्या प्रोसेसिंग होगी। तो एम्बेसी की एडवाइजरी किस तरह है? व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के थ्रू, या आप लोगों ने संपर्क किया एम्बेसी से? हमने कांटेक्ट भी किया, पर उनकी सोशल मीडिया पे, ट्विटर और फेसबुक पे उनकी एडवाइजरी आई थी। और उन लोगों ने हमें एडवाइस किया था कि हम लोगों को पोलैंड, रोमेनिया, हंगरी और स्लोवाकिया, इनमें से जो भी बॉर्डर हमारे क्लोज है, हमें वहाँ ASAP पहुँचना होगा। तो उस बॉर्डर तक आप पहुंचे कैसे? क्या क्या चैलेंजेस सामने आए खाने पीने को लेकर, राशन को लेकर? क्योंकि ऐसा होता है, देखिए, बंकर में फंसे हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स या कुछ भारतीय, कुछ और भी सिविलियंस, जिनको 1 घंटे का मौका मिलता था कि 1 घंटा है, लेकिन उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी, राशन ख़त्म, पानी बहुत जो था, मतलब एक चैलेंजेस काफ़ी सारे उस दौरान थे। तो आपने क्या कुछ फेस किया और किस तरह बॉर्डर तक आप पहुँचे? तो पहले दिन जब अटैक हुआ तो उस टाइम पे ही लोगों ने पैनिक बाइंग स्टार्ट कर दी थी। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सारी ग्रोसरीज ख़त्म हो गई थी। हम लोगों ने भी ट्राई किया, जो हम खरीद सकते थे, जो भी खाने पीने की चीज़ें हम लोगों ने खरीदी, लेकिन फिर भी बहुत प्रॉब्लम्स थी। हमने पानी का स्टॉक कलेक्ट कर लिया था। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, हमें जाने के लिए बसेस अवेलेबल नहीं थी। तो हमने अपने डीन से बात की, अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात की, और हमने जैसे तैसे रात को बसेस अरेंज की नेक्स्ट डे निकलने के लिए। और बसेस वगैरह का सबका एक्सपेंसेस हम लोगों ने खुद उठाया, गवर्नमेंट का इसमें कोई हेल्प नहीं था। तो कितना एक्सपेंस आप लोगों ने इस दौरान पे किया बसेस के लिए? अराउंड 28,000 ग्रेवनास की हमारी बस बुक हुई थी। और वो हम लोग 300 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हमने उस बस से ट्रैवल किया। बस ने हमें 8 किलोमीटर्स बॉर्डर से पहले छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ट्रैफिक था। 8 किलोमीटर्स हम लोगों ने पैदल कौन से बॉर्डर पर? रोमेनियन बॉर्डर पर। वहाँ हमने 8 किलोमीटर्स पैदल वहाँ पे बाय फुट हमने वो जर्नी पूरी की। और वहाँ पे कोई शेल्टर्स प्रोवाइडेड नहीं थे, माइनस का टेम्परेचर था, टॉयलेट्स नहीं थे, खाने पीने की प्रॉब्लम थी। खाना वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे, बट इट वाज नॉट इनफ। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, अराउंड 2000 स्टूडेंट्स थे। और इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो चल रहा था। 2000 स्टूडेंट्स में से वो एक टाइम पे 10 या 5 स्टूडेंट्स को ले लेते थे। उसके बाद फिर वो यूक्रेनियंस को और ट्रक्स को इमिग्रेट कराते थे। तो ये प्रोसेस चलते चलते हमें अराउंड 2 डेज़ बाद इमिग्रेशन हम लोग को अलाउ किया गया, और फिर हम रोमेनिया पहुँचे। तो ये बताइए, कितने दिन आप यूक्रेन में फंसे रहे, और जब वहाँ पे बमबारी होती थी, गोलीबारी होती थी, क्या आपने उस दृश्य को देखा आपने, या बिल्डिंग जो तबाह हो गई थी आपने वो देखा हो? जब मैं अपनी सिटी में था उसी दिन हमारी सिटी का एयरपोर्ट वो डैमेज किया गया था एयर स्ट्राइक से। और जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एक फाइटर जेट मेरे हॉस्टल के पीछे क्रैश हुआ था। तो मैं वो चीज़, 2 चीज़ देख कर आया, और मुझे उस दिन बहुत मेंटल ट्रॉमा फेस हुआ। और मतलब आपकी टीम में और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहे होंगे, तो किस तरह आप एक दूसरे का जो है साथ दिया, किस तरह से मेंटली सबको संभाला? हम लोगों के साथ जूनियर्स भी थे जो अभी 2 महीने पहले आए थे। हम लोगों ने उनको स्ट्रेंथन किया, उन्हें अपने पास बुलाया। हम सब लोग हॉस्टल चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे नीचे बंकर्स प्रेजेंट थे। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि अगर सायरन अलार्म्स अगर बजेंगे तो हम लोग को बंकर्स में जाना होगा। तो हम लोग उसके लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहते थे। रात को 2 रातें हमने इसी प्रिपरेशन में गुजारी हैं कि इन केस सायरन्स बजें तो हम लोग बंकर में चले जाएँ। और जब सायरन बजता भी था तो सबसे पहले क्या रिएक्शन उस टाइम पर होता था, कि मतलब अब खतरा? जब
पहले हम लोगों को यूनिवर्सिटी ने मॉक ड्रिल्स कराई ताकि कोई पैनिक क्रिएट ना हो इन केस अगर सच में कोई सीरियस सिचुएशन है। तो हमने 2 दिन ड्रिल्स की भी प्रैक्टिस की, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरी प्रेजेंस में वहाँ पे कोई भी ऐसा अटैक नहीं हुआ कि हम लोग को बंकर्स में जाना पड़ा। ठीक है, ये अच्छी बात रही कि वहाँ पे कोई इस तरह जब हम वहाँ पे थे तो आपके सामने कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ। और क्या आवाज़ जो थी, फाइटर प्लेन्स की आवाज़, मिसाइलों की आवाज़, बम गिरने की आवाज़, क्योंकि देखा हमने किस तरह से वैक्यूम गम की भी बात आई, तो ये आवाज़ें जो खौफनाक कह सकते हैं, खौफनाक मंजर जो था, क्या देख तो आपने कहा कि जो है आपके सामने कुछ नहीं हुआ, लेकिन आवाज़ की बात करें तो क्या कुछ स्थिति थी इस टाइम? हाँ, वहाँ पे हमेशा रात को फाइटर जेट्स की बहुत आवाज़ें आती थी और दैट वाज रियली हॉरिफिक। उससे सब लोगों को डर लगता था कि कुछ भी रात को हो सकता है। रात को ब्लैकआउट्स क्रिएट कर दिए जाते थे सिटी में ताकि फाइटर जेट्स को कोई टारगेट ना मिले, तो उससे सभी बच्चे डिस्टर्ब थे रोज़ रात को वही आवाज़ें सुनकर। बिल्कुल, तो देखिए क्योंकि आकाश डागर जो है हापुड़ के आर्यनगर में के रहने वाले हैं और ये फंसे हुए थे यूक्रेन में। आकाश, जब आप पहुंचे बॉर्डर पर तो उसके बाद 2 दिन आपको लगे, क्योंकि बहुत स्लो थी वो प्रोसेस वहाँ से सिविलियंस, क्योंकि यूक्रेन को प्रायोरिटी दी जा रही थी, बाकी सिविलियंस को सेकेंडरी थी। तो उसके बाद इंडिया तक आप किस तरह पहुँचे हैं? वहाँ से जो एयरपोर्ट तक की डिस्टेंस थी वो अराउंड 1000 किलोमीटर्स थी और हम लोगों को वहाँ के एनजीओज़ ने हेल्प किया। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एम्बेसी का कोई ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं था हम लोगों को एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए, तो एनजीओज़ ने, रोमेनियन लोगों ने हम लोगों की हेल्प की, खाने को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। रात को होटल्स प्रोवाइड किए गए हमें और वहाँ हमें एयरपोर्ट पे एम्बेसी ने रिसीव किया और नियरेस्ट आई गेस 5 आवर्स हम लोगों को वेट करना पड़ा ठंड में, लेकिन उसके बाद फिर हमें जो शाम की फ़्लाइट थी उससे इंडिया भेज दिया गया। और ट्रैवलिंग के दौरान अगर देखा जाए, क्योंकि आपने बताया कि वहाँ पे काफ़ी सारी सिचुएशन जो थी वो अगेंस्ट थी, अपोजिट थी, तो ऐसे में फ़ोन चार्जिंग, इंटरनेट और अपनी फैमिली से बात करना, और अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए कि फ़ादर का नाम क्या है और किस तरह आपने उनसे जो है बातचीत करी इस दौरान? मेरे फादर का नाम देवेंद्र सिंह है और हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। हम लोग के चार्जिंग के इश्यूज़ थे, इंटरनेट का इशू था। इंटरनेट के लिए हमें रोमेनियन लोगों ने सिम्स प्रोवाइड किए, हम लोग कनेक्शन ताकि बना पाएँ अपने पेरेंट्स से। चार्जिंग का इशू था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पा रहा था, सिर्फ मैं अपने पेरेंट्स से बात करता था। बाकी लोगों के मैंने कॉल्स उठाने बंद कर दिए थे क्योंकि मुझे भी अपने फ़ोन बचाना था ताकि मैं कॉन्टैक्ट में रहूँ। और बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आई गेस कि हमारी गवर्नमेंट उनको जल्दी इवैक्यूएट करे ताकि वो भी अपनी फैमिली से मिल पाएँ। और जब आप पहुँचे हापुड़, इंडिया पहुँचे, दिल्ली, उसके बाद हापुड़ जब आप पहुँचे तो फैमिली से मिले तो सबसे पहले रिएक्शन क्या था? मैं खुश भी था और बहुत टेंस भी थी मेरी पूरी फैमिली। मुझे देखने के बाद बहुत खुशी हुई। ऑब्वियसली इतने डेंजरस चीज़ों को मैं देख के आ रहा था, तो एक अजीब सा मेंटल ट्रॉमा था, लेकिन फाइनली मैं घर पहुंच गया तो मैं खुश हूँ। तो ये थे आकाश डागर, जिन्होंने बताया कि आखिर यूक्रेन में क्या कुछ हालात थे और किन किन चैलेंजेस का सामना कर वो हापुड़ पहुंचे। सहयोगी पंकज कश्यप के साथ पुलकित अग्रवाल, ये हापुड़ न्यूज़।